नमस्कार मित्रों, श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप मोलासर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा हो रहे महान्यायवादी पद के बारे में विस्तार से जानेंगे। हाल ही में महान्यायवादी का पद सुर्खियों में बना हुआ है। महान्यायवादी जिसे अंग्रेजी भाषा में अटॉर्नी जनरल AGI अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। चर्चा में रहने का कारण यह है कि भारत के 15वें महान्यायवादी के वेणुगोपाल वेणुगोपाल 30 सितंबर को अपने पद से सेवानिवृत्त हो गए। उसके पश्चात भारत सरकार ने भारत का अगला महान्यायवादी बनाने के लिए मुकुल रोहतगी, जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता है, इसके अलावा मुकुल रोहतगी 2014 से 2017 तक भारत के महान्यायवादी पद पर रह चुके हैं। ये भारत के 14वें महान्यायवादी थे। इनसे आग्रह किया कि वह पुनः एक बार भारत के महान्यायवादी बने। मुकुल रोहतगी ने निजी कारणों से इस पद को स्वीकार करने से मना कर दिया। उसके पश्चात भारत का 16वां महान्यायवादी आर वेंकटरमणी को बनाया गया है। ये भारत के अगले महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल है। आर वेंकटरमणी का जन्म अप्रैल 1950 में पुदुचेरी में हुआ था। आर वेंकटरमणी भी भारतीय सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता है। इन्हें भारत का अगला महान्यायवादी बनाया गया है। तो आज की कक्षा में जानने का प्रयास करेंगे कि महान्यायवादी का पद कहां से लिया गया है, क्या इसकी शक्तियां होती है, क्या ये कार्य करता है। उससे पहले मैं आपको 5 व्यक्तित्व के बारे में बताता हूं। भारत आजाद होने के पश्चात भारत का जो पहला महान्यायवादी बनाया गया वो बनाया गया मोतीलाल सीतलवाड़ को, जिसे हम शॉर्ट में MC सीतलवाड़ भी कहते हैं। ये भारत के प्रथम महान्यायवादी बनाए गए। MC सीतलवाड़ 1950 से लेकर 1963 तक भारत के महान्यायवादी पद पर रहे, जो आज तक सबसे लंबा कार्यकाल है। प्रश्न आ जाए कि भारत में सबसे लंबे समय तक महान्यायवादी के पद पर कौन रहे, तो MC सीतलवाड़। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में ये भारत के महान्यायवादी थे और नेहरू के निधन के पश्चात इन्हें भी अपने पद से हटा दिया गया। इसके अलावा सोली सोराबजी, ये भी भारत के महान्यायवादी बने। ये 1989 से 1990 तक भारत के महान्यायवादी रहे। लगभग 11 महीने तक, 11 मंथ्स तक ये भारत के महान्यायवादी रहे। इनका महान्यायवादी के पद पर सबसे छोटा कार्यकाल है। तो हमारे सामने टोटल 5 व्यक्तियों के नाम है। नंबर 1 MC सीतलवाड़, जिसे हम मोतीलाल सीतलवाड़ भी कहते हैं। ये 1950 से 1963 तक भारत के महान्यायवादी पद पर रहे। महान्यायवादी पद पर सबसे लंबे समय तक रहने का जो रिकॉर्ड है वो इन्हीं के नाम है।
उसके पश्चात नंबर 2 नाम है सोली सोराबजी। ये भी भारत के महान्यायवादी रहे। 1900 दिसंबर 1989 से 1990 तक ये महान्यायवादी के पद पर रहे, लगभग 11 महीने तक। इनका महान्यायवादी के पद पर सबसे छोटा कार्यकाल है। जबकि मोतीलाल शीतलवाड़ या एमसी शीतलवाड़ सबसे लंबे समय तक महान्यायवादी के पद पर रहे। इसके अतिरिक्त मुकुल रोहतगी ये भारत के 14वें महान्यायवादी बने। 2014 से 2017 तक महान्यायवादी के पद पर रहे, लगभग 3 वर्षों की अवधि तक। इनके सेवानिवृत्त होने के पश्चात के वेणुगोपाल भारत के 15वें महान्यायवादी बनाए गए। के वेणुगोपाल का कार्यकाल भी शुरू में 3 वर्ष रखा गया, बाद में इन्हें 2 बार 1-1 वर्ष का एक्सटेंशन दिया गया, मतलब इनका सेवा विस्तार कर दिया गया। और बाद में 3 महीने तक और इनका सेवा विस्तार किया गया। बाद में इन्होंने निजी कारणों से अपने सेवा विस्तार को और अधिक बढ़ाने से मना कर दिया। तो भारत सरकार ने पुनः मुकुल रोहतगी को अगला महान्यायवादी बनाने के लिए कहा, तो मुकुल रोहतगी ने भी निजी कारणों से इस पद को स्वीकार करने से मना कर दिया। उसके पश्चात आर वेंकटरमणी को भारत का अगला महान्यायवादी यानी 16वें नंबर का महान्यायवादी बनाया गया है। आर वेंकटरमणी 13 अप्रैल 1950 को पुदुचेरी में जन्मे और आर वेंकटरमणी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता है, यानी सीनियर एडवोकेट है। और अब ये भारत सरकार के वकील भी कहलाएंगे, यानी महान्यायवादी कहलाएंगे। महान्यायवादी को हम अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं। अब महान्यायवादी का पद कहां से लिया गया है? तो देखो, 1947 तक भारत के ऊपर अंग्रेजों ने राज किया, तो हमारी ज्यादातर जो शासन व्यवस्था है वो ब्रिटिश साम्राज्य से मिलती जुलती है। तो महान्यायवादी का पद भी ब्रिटेन से लिया गया है। हाल ही में ब्रिटेन चर्चा में भी है, क्योंकि भारतीय मूल का ऋषि सुनक जो कंजर्वेटिव पार्टी से है, वो ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बने। तो महान्यायवादी का पद ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन और भारत के महान्यायवादी में अंतर होता है। ब्रिटेन में महान्यायवादी का पद विधिक और राजनीतिक दोनों होता है। विधिक व राजनीतिक दोनों प्रकार का होता है। ब्रिटेन का महान्यायवादी निर्वाचित होकर आता है, यानी कि चुनाव जीतकर आता है। यहां का महान्यायवादी निर्वाचित होता है। ये पद वहां पे राजनीतिक और विधिक दोनों प्रकार का होता है। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन का जो महान्यायवादी होता है वो वहां की मंत्री परिषद का सदस्य भी होता है। तो हमने महान्यायवादी का पद ब्रिटेन से लिया है, पर भारत और ब्रिटेन के महान्यायवादी में अंतर होता है। देखो, भारत का महान्यायवादी होता है वो सिर्फ विधिक पद है, राजनीतिक पद नहीं होता है। नंबर 1 बात, भारत का महान्यायवादी विधिक पद होता है। नंबर 2, भारत का महान्यायवादी मंत्री परिषद का सदस्य नहीं होता है, मंत्री परिषद का सदस्य नहीं होता है। इसके अतिरिक्त भारत के महान्यायवादी को नियुक्त किया जाता है, अपॉइंटमेंट किया जाता है, इसकी नियुक्ति होती है, न कि ये निर्वाचित होता है। निर्वाचित मतलब जनता द्वारा चुना गया, और नियुक्त मतलब राष्ट्रपति द्वारा किसी व्यक्ति को चुन लिया जाना। तो ये भारत और ब्रिटेन के महान्यायवादी पद में अंतर होता है। उसके पश्चात महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल पद के बारे में हमारे संविधान में कहां कहां क्या क्या उल्लेख है। तो संविधान के आर्टिकल 76
में महान्यायवादी पद का उल्लेख है, अटॉर्नी जनरल पद है उसका उल्लेख है। अर्थात महान्यायवादी का पद एक संवैधानिक पद होता है, संवैधानिक पद होता है। नंबर 2 बात, आर्टिकल 76 है वो सरकार का जो दूसरा अंग है जिसे हमें कार्यपालिका कहते हैं उससे संबंधित होता है। तो महान्यायवादी भी कार्यपालिका का जो संघीय कार्यपालिका है यानी केंद्र सरकार की जो कार्यपालिका है उसका एक अभिन्न अंग होता है, कार्यपालिका का अंग होता है, ये संघीय कार्यपालिका का अभिन्न हिस्सा होता है महान्यायवादी। इसके अतिरिक्त ये भारत सरकार का वकील भी कहलाता है, इसे भारत सरकार का वकील कहते हैं। जिस प्रकार किसी आम व्यक्ति को कोई मुकदमे का सामना करना पड़ता है, कोई मुकदमा हो जाए तो वो न्यायालय में अपनी पैरवी करने के लिए एक वकील रखता है, उसी प्रकार भारत सरकार भी अपना पक्ष न्यायालय में रखने के लिए जो वकील रखता है उसी वकील को हमें महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल कहते हैं। तो ये भारत सरकार का वकील भी कहलाता है। इसके अतिरिक्त महान्यायवादी केंद्र सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, केंद्र सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ये क्वेश्चन पटवारी में पूछा हुआ है कि संघीय कार्यपालिका या केंद्र सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो महान्यायवादी केंद्र सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। यह भारत सरकार का वकील भी ये कहलाता है। इसका उल्लेख आर्टिकल 76 में, ये कार्यपालिका का एक हिस्सा होता है, अंग होता है, ये एक संवैधानिक पद है और ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसका कार्य केंद्र सरकार का पक्ष न्यायालय में रखना होता है। उसके पश्चात देखो महान्यायवादी की नियुक्ति आर्टिकल 76(1) के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर महान्यायवादी है उसकी नियुक्ति करता है। आर्टिकल 76(1) के तहत कहा जाता है कि सरकार आती है तो महान्यायवादी आता है और सरकार जाती है तो महान्यायवादी को भी जाना पड़ता है। राष्ट्रपति आर्टिकल 76(1) के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है मंत्रिपरिषद के की सिफारिश पर। अब देखो महान्यायवादी बन कौन सकता है, योग्यता क्या चाहिए, तो महान्यायवादी वो व्यक्ति बन सकता है जिनके पास हाई कोर्ट, जिसको हम उच्च न्यायालय कहते हैं, उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर जो व्यक्ति रह चुका है उसे महान्यायवादी बनाया जा सकता है। पहली बात, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, या पहली बात मान लो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, हाई कोर्ट जिसे हम उच्च न्यायालय कहते हैं उसमें कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो। नंबर 3, हाई कोर्ट में 10 वर्षों तक वकालत कर चुका हो, यानी वकील रह चुका हो हाई कोर्ट में। और नंबर 4, अगर राष्ट्रपति की नजर में कोई कानून का अच्छा जानकार होता, विधि वेता हो, तो इनमें से कोई सी भी एक योग्यता हो तो उसके आधार पर महान्यायवादी बनाया जाता है। भारत का नागरिक होना चाहिए, हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर होना चाहिए, या हाई कोर्ट में 10 वर्षों तक वकालत कर चुका हो, या राष्ट्रपति की नजर में जो कानून का अच्छा जानकार होता है उसे भारत का महान्यायवादी बना दिया जाता है। उसके पश्चात देखो महान्यायवादी पद की जो पदावधि है
उसका उल्लेख संविधान में नहीं है। ना तो महान्यायवादी की पदावधि का उल्लेख संविधान में, और ना ही उसके पारिश्रमिक यानी उसे कितनी तनख्वाह मिलेगी उसका उल्लेख है संविधान में। पदावधि और पारिश्रमिक दोनों का ही उल्लेख संविधान में नहीं है। महान्यायवादी अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रह सकता है, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहता है तब तक महान्यायवादी अपने पद पर रह सकता है, और राष्ट्रपति जिस दिन उसे हटाना चाहता है उसे हटना पड़ता है। यानी अगर पदावधि की बात करते हैं तो पदावधि का उल्लेख संविधान में नहीं है। संविधान में पदावधि का कोई उल्लेख नहीं है, में उल्लेख नहीं। पर सामान्यतः महान्यायवादी 3 वर्ष के लिए बनाया जाता है। इसका उल्लेख नहीं कि 3 ही वर्षों के लिए बनेगा, पर ये एक परंपरा है कि 3 वर्षों के लिए इसे बनाया जाता है। संविधान में पदावधि का कोई उल्लेख नहीं है। ये अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रह सकता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रह सकता है। इसके अतिरिक्त अगर ये हटना चाहिए तो राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने पद से समय से पहले भी त्याग पत्र दे सकता है, या प्रधानमंत्री अपने पद से हटता है तो प्रधानमंत्री के साथ इसे भी अपना त्याग पत्र देना होता है। तो इस प्रकार या तो राष्ट्रपति हटा सकता है, हटाने का उल्लेख भी संविधान में नहीं कि महान्यायवादी को हटाने का उल्लेख, हटाने की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख संविधान में नहीं है। या तो समय से पहले राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है, या राष्ट्रपति समय से पहले इसे हटा सकता है, या मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री अगर इस्तीफा देता है तो महान्यायवादी को भी पद छोड़ना होता है। इसके अतिरिक्त देखो, पारिश्रमिक की अगर बात करते हैं यानी पैसों की बात करते हैं कि महान्यायवादी को कितने पैसे मिलेंगे, तो इसे पैसे भारत की संचित निधि से मिलते हैं। पर पारिश्रमिक कितना मिलेगा इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा यह तय किया जाता है कि भारत के महान्यायवादी को कितने वेतन और भत्ते मिलेंगे। वेतन और भत्ते संचित निधि से मिलते। हालांकि महान्यायवादी लोक सेवक नहीं होता, यानी सरकारी सेवक नहीं होता, फिर भी उन्हें भारत की संचित निधि से वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, जो समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा तय किए जाते हैं। इसके अलावा देखो, महान्यायवादी का कार्य भारत सरकार का पक्ष रखना होता है किसी भी न्यायालय में। तो अगर ये पक्ष रखेगा तो उसकी अलग से ये फीस लेता है। वेतन और भत्तों के अतिरिक्त हर मामले की पैरवी करने के लिए अलग से फीस लेता है। ठीक है। उसके बाद देखो, महान्यायवादी की के क्या क्या कार्य होते हैं। अगर अटॉर्नी जनरल और कार्यों की अपन चर्चा करेंगे तो देखो, एक तो आर्टिकल 76 मैंने आपको बताया, आर्टिकल 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। इसके अलावा आर्टिकल 88 के तहत अटॉर्नी जनरल देखो संसद का सदस्य नहीं होता, संसद का सदस्य नहीं होता, फिर भी अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 88 के तहत संसद की जो बैठक होती है या संयुक्त बैठक होती है उसमें भाग ले सकता है। संसद की बैठकों में संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की बैठकों में भाग ले सकता है, अपना मतलब बोल सकता है, अपना विचार रख सकता है वहां पर मत नहीं दे सकता, वोट देने का अधिकार नहीं होता, मत नहीं दे सकता। यह संसद की बैठकों में भाग ले सकता है। संसदीय जो समितियां होती है, जैसे लोक लेखा समिति होती है, संसदीय समितियों की बैठकों में भी भाग ले सकता है।
अपने विचार रख सकता है। जिस संसदीय समिति का सदस्य से बनाया गया उसकी बैठक में भाग ले सकता है, अपने विचार रख सकता है, परंतु मत नहीं दे सकता। यानी वोट देने का अधिकार नहीं होता। आर्टिकल 88 के तहत संसद की बैठकों में या संसदीय समिति की बैठकों में भाग ले सकता है, अपने विचार रख सकता है, पर मतदान नहीं कर सकता। इसके अलावा आर्टिकल 105 जिसमें सांसदों के जो विशेषाधिकार होते हैं या उनको जो उन्मुक्तियां मिलती है उसका उल्लेख है। तो आर्टिकल 105 के तहत जो सांसद को विशेषाधिकार या उन्मुक्तियां मिलती है वो सारी की सारी उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार भारत के महान्यायवादी को भी दिए जाते हैं। सारे वेतन भत्ते अलग से आर्टिकल 105 में जो भी चीजें हैं विशेषाधिकार वाली या उन्मुक्तियों वाली वो सारी की सारी एक सांसद को मिलने के साथ साथ भारत के महान्यायवादी को भी दी जाती है। अब वो कार्य क्या करता है, कार्यों की चर्चा करें तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि भारत सरकार का वकील होता है। भारत सरकार का वकील, जिस प्रकार एक आम आदमी के कोई मुकदमा हो जाए तो वो वकील के जरिए अपनी बात अदालत में रखता है, उसी प्रकार अदालत में भारत सरकार का अगर पक्ष रखना है तो वो पक्ष भारत का महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल द्वारा रखा जाता है। तो भारत सरकार का वकील है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी है या कानून अधिकारी है। तो नंबर एक बात, भारत का जो राज्य क्षेत्र है उस राज्य क्षेत्र में आने वाले किसी भी न्यायालय में, भारत के राज्य क्षेत्र में आने वाले किसी भी न्यायालय में इन्हें सुनवाई का अधिकार है, सुनवाई कर सकते हैं। तो सुनवाई का अधिकार है। नंबर दो बात, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या और किसी भी न्यायालय में अगर भारत सरकार का पक्ष रखना है या भारत सरकार की तरफ से अगर केस लड़ना है तो वो भारत के महान्यायवादी द्वारा लड़ा जाता है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय में भारत सरकार का पक्ष रखना ये इनका कार्य होता है। पक्ष रखना। इसके अलावा देखो आर्टिकल 143 पढ़ा होगा आपने। आर्टिकल 143 के तहत भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, विधिक परामर्श मांग सकता है। तो अगर भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी मामले पर अगर परामर्श मांगेगा तो परामर्श में जो राष्ट्रपति या केंद्र सरकार का जो प्रतिनिधित्व करेगा वो भारत का महान्यायवादी करता है। यानी इसी के जरिए राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगता है। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा जो विषय, विधिक विषय निर्धारित किए जाते हैं उनके ऊपर ये केंद्र सरकार को राय देता है। यानी सरकार, केंद्र सरकार को अगर विधिक विषयों पर, कानूनी विषयों पर राय चाहिए तो वो राय भारत के महान्यायवादी द्वारा दी जाती है। केंद्र सरकार को विधिक विषयों पर राय देने का कार्य करता है। विधिक यानी कानूनी विषयों पर राय देने का कार्य करता है। इसके अलावा सरकार द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं, जैसे इनके लिए 1987 का कानून बनाया गया है, उसमें अधिनियम के अंदर जो भी कार्य इनको और सौंपे जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा या सरकार द्वारा, तो उन कार्यों का भी ये निर्वहन करता है। अब देखो सरकार का पक्ष रखना है तो कार्य क्षेत्र काफी बड़ा हो जाता है। तो भारत के महान्यायवादी के पास वकीलों की एक टीम होती है जो इसके नीचे काम करते हैं। और देखो उसका क्रम आपको याद रखना है कि भारत में सबसे नंबर 1 पदानुक्रम, अगर आप विधिक अधिकारियों का पदानुक्रम देखोगे तो नंबर 1 पर कौन आता है? महान्यायवादी, जिसको हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं। तो नंबर 1 पर
अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल। नंबर 2 पे आता है सोलिसिटर जनरल, ये इसके नीचे होता है और सहायता करता है। और नंबर 3 पर एडिशनल, एडिशनल सोलिसिटर जनरल आता है। ये भारत का नंबर 1 सर्वोच्च विधि पद है या सबसे ऊपर वाला पद है। उसके बाद नंबर 2 जो विधि पद है वो सोलिसिटर जनरल का, और नंबर 3 एडिशनल सोलिसिटर जनरल का है। तो ये वकीलों की एक टीम रखता है और वो टीम इसकी सहायता करती है। ये इसके कार्य हो गए। तो इस प्रकार जो महान्यायवादी है वो केंद्र सरकार का वकील होता है। केंद्र सरकार के जो भी विधिक मामले होते हैं वो सारे के सारे इसी के द्वारा सुलझाए जाते हैं। इसी के समकक्ष अगर आप राज्य सरकार की बात करोगे तो राज्य सरकार में एडवोकेट जनरल, इसको हम महाधिवक्ता कहते हैं, इसका पद होता है। ये राज्य सरकार का पक्ष रखता है कोर्ट के अंदर। इसका उल्लेख आर्टिकल 165 में है और इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो ये राज्य सरकार के अंदर एक पद होता है। जिस प्रकार केंद्र सरकार में होता है राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी है। पूछ ले आपसे कि राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है, तो ये राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी है। हाँ, महान्यायवादी में एक बात और है। महान्यायवादी को अगर राष्ट्रपति पद से हटाना चाहिए तो उसे 3 महीने पहले नोटिस देना होता है। उसके बाद ही भारत का राष्ट्रपति महान्यायवादी को पद से हटा सकता है। इसके अलावा महान्यायवादी लोक सेवक नहीं होता। तो ये निजी प्रैक्टिस कर सकता है। निजी प्रैक्टिस मतलब मुकदमे लड़ सकता है, पर उसके लिए कंडीशंस ये होती है कि ये भारत सरकार के खिलाफ नहीं लड़ सकता। भारत सरकार के खिलाफ नहीं लड़ सकता, भारत सरकार के पक्ष में लड़ सकता है। इसके अलावा अगर दूसरा कोई भी मुकदमा लड़ेगा तो वो भी सरकार के खिलाफ नहीं लड़ सकता। इसके अलावा किसी आपराधिक मामले में इसे मुकदमा लड़ना है तो उसके पहले इसे सरकार से अनुमति लेनी होती है। आपराधिक मामलों में मुकदमा लड़ने से पहले सरकार से अनुमति लेनी होती है, उसके पश्चात ये केस लड़ सकता है। ये सरकारी सेवक नहीं होता, पूर्णकालीन वकील नहीं होता सरकार का। ठीक है। इसके अलावा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना हो रही हो, न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971, अधिनियम अवमानना एक्ट 1971 जिसको हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोलते हैं। तो किसी भी संस्था, व्यक्ति या सरकार द्वारा वैसे न्यायालय की अवमानना नहीं की जाती है, अगर फिर भी अगर न्यायालय की अवमानना होती है तो उसके खिलाफ न्यायालय कार्रवाई करता है और कार्रवाई से पहले वो भारत के महान्यायवादी से उस मुद्दे पर सहमति लेता है। सहमति के पश्चात ही वो उसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। इस प्रकार महान्यायवादी का पद है वो केंद्र सरकार में एक महत्वपूर्ण पद है। इसी प्रकार की जानकारी लेने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।